नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं अंजनी सर आपके साथ दोबारा जुड़ा और हमें कुछ बात की चर्चा भी करनी है। वो क्या करेंगे, हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि कल सभी लोगों का कमेंट आया था कि वो भर्ती जो आप बता रहे हो उसका 2021 का जो सिलेबस है वो नहीं बताया। जी, मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। अगर आप साथ में रहोगे तो आगे हम बताएंगे, ठीक है। आज हमारा टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जो क्या है, आवेश और वह स्थिर वैद्युतिक, यानी कि आवेश व स्थिर वैद्युतिक के बारे में जानेंगे। तो आवेश लिखते हैं हम, पहले हमारा टॉपिक लिख लेते हैं, क्या है, क्या है, आवेश व स्थिर वैद्युतिक। तो आवेश के बारे में जानेंगे। पहले आपको बता दूं कि अगर आप नोट करना चाहते हो तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स है, ठीक है। और इतना किताब से इतना छान के लाया हूं कि आपको कहीं और से नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो आवेश के बारे में जाने पहले, आवेश क्या है और कैसा दिखता है, ठीक है। दिखाई तो नहीं देता मगर कैसा दिखता है ये देखना है। तो आवेश क्या होता है, हमारी पृथ्वी या कहीं भी पाए जाने वाली वस्तुएं, क्या वस्तुएं क्या होती है कि ये काल्पनिक रूप से, यानी कि काल्पनिक रूप से आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव करती है। आकर्षण मतलब एक दूसरे को खींचना अपनी ओर, ठीक है, ये आकर्षण है, ठीक है। आकर्षण, ठीक है, ये क्या हुआ, आकर्षण हुआ। और प्रतिकर्षण का क्या है, प्रतिकर्षण एक दूसरे को अपने से दूर भेजना, ये क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ। तो प्रतिकर्षण व आकर्षण के बारे में हम देखते हैं। जैसे कोई हम वस्तु ऊपर की ओर फेंके, यानी कि आसमान की ओर फेंके, तो वो वस्तु क्या होती है, दोबारा नीचे तो आती है। तो यह कौन सा नियम है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो यह दोबारा आती है। वैसे ही आकर्षण प्रतिकर्षण में क्या होता है, जैसे हम चुंबक की ओर जाएं तो चुंबक में क्या है, N व S ध्रुव होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि N व N या S व S दोनों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। यानी कि S को मिला दें तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, या N को मिला दें तो प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। या ऐसे क्या आकर्षण में क्या है, N या S, इनमें से किसी को मिला दो, ये क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। यह तो हमारा आवेश हो गया, यानी कि आवेश तो पाया जाता है। आवेश से ही क्या बनती है, आवेश से ही क्या बनती है कि विद्युत बनती है, ठीक है। आवेश की खोज किसने की भाई, ये कोई बता सकते हैं क्या? आवेश की खोज किसने की, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। क्या की, नामक वैज्ञानिक ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या की, आवेश की खोज की। कब की इसने, कब की भाई खोज, कब की, 2500 वर्ष पहले, ठीक है। इन्होंने 2500 वर्ष पहले क्या की, आवेश की खोज की, ठीक है। आवेश की खोज की तो 2500 वर्ष पहले इन्होंने आवेश की खोज की, किस द्वारा की, एम्बर की छड़। एम्बर की छड़ किस पे रगड़ी भाई, रेशम पे, रेशम पे इन्होंने एम्बर की छड़ रगड़ी। और रगड़ने के दौरान इन्होंने क्या पाया, रगड़ने के दौरान इन्होंने पाया कि कागज के
कागज के छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, टुकड़े क्या हो रहे हैं, इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो क्या कि अब लिखते हैं, जैसे आप लिखना चाहो तो इसका क्या लिखोगे, सन 2500 वर्ष पहले, यानी कि 2500 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर की छड़ को रेशम पे रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित किया, तो इसे नाम भी दिया गया, यानी कि आकर्षित किया। तो यह एक प्रकार से वैद्युत पैदा हुई। तो वैद्युत पैदा हुई तो इसे वैद्युत भी किया जाता है या इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। यानी कि वैद्युत पैदा कर ली इन्होंने, क्या की, वैद्युत पैदा की। और यह वैद्युत कौन सी थी, यह बता सकता है क्या कोई? यह वैद्युत थी स्थिर वैद्युत, यानी कि स्थिर वैद्युत मतलब यह एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकती थी। बाद में हमारे आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश हमारे कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं कि 2 प्रकार के, कितने, 2 प्रकार के, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इनकी खोज किसने की थी, धनात्मक और ऋणात्मक, इनकी खोज किसने की थी? तो बताएंगे इनकी खोज, आप बता सकते हो क्या? इनकी जानकारी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी थी, यानी कि बेंजामिन किन्होंने दी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इनके द्वारा क्या दी गई कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे और जगह भी पाए जाते हैं, कहाँ पर, बैटरी में। तो बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक 2 सिरे होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे वैद्युतिक के बारे में। वैद्युतिक कितने प्रकार की होती है, जैसे स्थिर वैद्युतिक और चल वैद्युतिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे का टॉपिक लगा लेते हैं, वैद्युतिक। तो वैद्युत क्या होती है और वैद्युत की आवश्यकता कहाँ होती है, जैसे हमें ये पहले ही चर्चा कर लेनी चाहिए थी। वैद्युत आजकल लोगों के लिए या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। साधन मतलब आवश्यकता बन गई है। कैसे, जैसे वैद्युत के बगैर हम पंखा नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, अदर फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं हो सकता। हमारे जो भी है, जैसे काम करने के जो ढंग वगैरह है, यानी कि हम काम किस प्रकार से करते हैं, वो सभी एक प्रकार से उथल पुथल हो जाए अगर वैद्युत ना हो। तो वैद्युत हमें पैदा भी करनी है कि आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके द्वारा पैदा होती है, किस किस प्रकार से होती है, वैद्युत कितने प्रकार की होती है, यानी कि एसी व डीसी। एसी के बारे में पढ़ेंगे, डीसी के बारे में भी पढ़ेंगे, इनमें अंतर क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत के बारे में देखते हैं। तो स्थिर वैद्युत,
यानी कि स्थैतिक वैद्युतिक। ये ही 2500 वर्ष पहले हुई थी। यानी कि 2500 वर्ष किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो 2500 वर्ष पहले इसकी खोज हो गई थी। तो किसने की थी? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। तो स्थिर वैद्युतिक का क्या होता है कि इसमें आवेश होते हैं, वो क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान हम नहीं ले जा सकते। यानी कि इस तरफ से इस तरफ हम नहीं ले जा सकते, वो चलती नहीं है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान हम न तो किसी के द्वारा ले जा सकते हैं, न कोई तार वगैरह से, न इसका कोई यूज होता है। वैसे कोई इसका यूज नहीं है। ठीक है। बाद में हम पढ़ेंगे गतिक वैद्युतिक। ठीक है। गतिक वैद्युतिक का क्या होता है कि आवेश जो होते हैं उनका नियमित चालन, यानी कि चालन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान वो जा सके, उनका क्या नियमित चालन, वो एक स्थान से यहाँ तक पहुँचे किसी के द्वारा भी, यानी कि तार के द्वारा, किसी के द्वारा, यानी कि आदमी के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। जैसे हमें करंट वगैरह लगता है ना, वो भी। ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? गतिक वैद्युतिक। हमने क्या पढ़ा? पहले आवेश के बारे में पढ़ा। आवेश क्या होता है? जैसे हमारे पृथ्वी में पाई जाने वाली वस्तुएं अब कृत्रिम रूप से एक दूसरे को आकर्षण या प्रतिकर्षण करती है, उन्हें क्या कहते हैं? आवेश। आवेश की खोज किसने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। कब की? 2500 वर्ष पहले। ठीक है। तो आवेश की खोज 2500 वर्ष पहले हो गई थी। किसने की? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने। इसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रिक या वैद्युतिक। ठीक है। बाद में आवेश जो कितने प्रकार के होते हैं? आवेश धनात्मक व ऋणात्मक, दो प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में किसने बताया? इसकी जानकारी किसने दी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक? यह दी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है। बाद में हमने पढ़ा वैद्युतिक के बारे में। वैद्युत कितने प्रकार के होते हैं? जैसे स्थिर वैद्युतिक और गतिक वैद्युतिक। और इनमें क्या पढ़ा कि स्थिर वैद्युतिक क्या? जैसे स्थिर वैद्युतिक एक स्थान पर ही रहती है, इसे दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता। वह जैसे आवेश होते हैं। ठीक है। आवेश जैसे कांच की छड़ हम एम्बर पे रगड़ें, या रेशम, वो अपने थेल्स नामक वैज्ञानिक थे ना, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने एम्बर की छड़ को रेशम पे रगड़ा था। तो रेशम पे रगड़ने से उन्हें आवेश पैदा हुए थे। वैसे ही स्थिर वैद्युतिक कहलाती है। बाद में आती है हमारी गतिक वैद्युतिक। तो गतिक वैद्युतिक क्या होती है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करे? गति करे। आगे हम पढ़ेंगे आवेश मूलतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। आवेश मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से पैदा किए जाते हैं? आवेश मूलतः कितने प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं? आवेश मूलतः 3 प्रकार से पैदा किए जा सकते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक होगा, यानी कि घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा हम जानते हैं कि घर्षण के द्वारा, यह टॉपिक लगा लेना कॉपी में। आगे देखते हैं।
घर्षण के द्वारा। तो घर्षण के द्वारा हम टॉपिक लगाते हैं कि घर्षण के द्वारा आवेश कैसे पैदा होते हैं। तो देखते हैं आवेश घर्षण के द्वारा दो प्रकार से पैदा होते हैं, पहले ही बता दिया था, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक। हम लगाते हैं यहाँ धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक। ठीक है, तो हम इनकी एक अलग सारणी बना लेते हैं, यानी कि इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ थ्योरी वगैरह नहीं लेंगे, देखेंगे धनात्मक कैसे होते हैं और ऋणात्मक कहते हैं। पहले लेंगे कांच की छड़, किस पर रगड़ेंगे? रेशम के कांच की छड़ क्या होगी हमारी? पहले कांच की छड़ लेंगे तो क्या होगी? धनात्मक। और रेशम का कपड़ा क्या होगा? ऋणात्मक। बाद में हमारे और सभी जो पदार्थ जैसे पदार्थ लेंगे वो क्या होंगे? ऋणात्मक में आएंगे। और जो हम कपड़ा वगैरह या जैसे बिल्ली की खाल 2 नंबर पर, बिल्ली की खाल किस में आती है? धनात्मक में। 3 नंबर पे देखते हैं, 3 नंबर पे ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र वो भी क्या आते हैं? धनात्मक में। बिल्ली की खाल किस पे रगड़ेंगे? एमरीज पे, यानी कि आगे देखते हैं। ठीक है, देखें कि हमने एक कांच की छड़ ली, वो क्या की? रेशम पे रगड़ी। तो इनमें क्या हुआ? कांच की छड़ हमारी कौन सी हुई? धनात्मक हुई ना। और रेशम का कपड़ा क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ, यहाँ पे लगाया हुआ है। बाद में हम क्या लेंगे? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल क्या होगी? प्लस। और एबोनाइट की छड़ क्या होगी? माइनस। बाद में ऊनी वस्त्र लेंगे, ऊनी वस्त्र क्या हो गए? प्लस। और प्लास्टिक या एबोनाइट इनमें किसी पर रगड़ो हमारे क्या हो गए? ऋणात्मक। ठीक है, ये तो हुआ हमारा जो घर्षण के द्वारा आवेश पैदा होता है, यानी कि हम कांच की या बिल्ली की खाल, ऊनी वस्त्र कोई भी लें, उन्हें किसी पे रगड़ें और रगड़ने के दौरान हमारे जो धनात्मक और ऋणात्मक प्राप्त होते हैं वो क्या होते हैं? घर्षण के द्वारा होते हैं, यानी कि हमें रगड़ना पड़ता है। रगड़ने के दौरान हमें या तो धनात्मक पैदा होता है या ऋणात्मक, यानी कि ये एक प्रकार से स्थिर वैद्युतिक है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकता, यानी कि हम अपने घर से कोई विद्यालय की ओर या कॉलेज की ओर हम नहीं ले जा सकते। ठीक है, बाद में हमें क्या मिलेगी? चल वैद्युतिक, यानी कि चालन द्वारा कैसा पैदा होगा? चालन द्वारा। तो चालन द्वारा देखते हैं, लिख ही देता हूँ ताकि आपको लिखने में कोई परेशानी ना हो। इस क्रिया में दो धात्विक वस्तुओं को परस्पर संपर्क में लाने से क्या होता है? यानी कि दो, जैसे शॉर्टकट में लिखते हैं, धात्विक
यानी कि दो धात्विक जो वस्तुएं होती है उन्हें आपस में संपर्क में लाने से क्या होता है, हमें चालन द्वारा वैद्युतिक पैदा होती है। जैसे चालन द्वारा किस किस में होती है, जैसे अल्टरनेटर है, जनित्र है, ठीक है, डीसी जनित्र है, इनसे क्या होती है, चालन द्वारा होती है। यानी कि इनमें क्या होती है, कॉइल वगैरह होती है, कॉइल वगैरह जैसे इनमें यहाँ पे आर्मेचर वगैरह, ये बॉडी वगैरह, इनमें क्या होती है कि चालन होता है, ये रोटर वगैरह आर्मेचर वगैरह घूमता है, घूर्णन करता है, तो इनमें जो क्या होती है वो आपस में संपर्क में आते हैं। संपर्क में आने के दौरान यह वैद्युतिक पैदा करता है जो चुंबक के द्वारा होती है। बाद में आता है प्रेरण। प्रेरण द्वारा कैसे होती है, जैसे प्रेरण द्वारा लिख लेना कि प्रेरण द्वारा इनमें कोई भी जैसे धात्विक या वस्तुएं लेते हैं, उन्हें आपस में संपर्क लाए बगैर जो चुंबक के द्वारा हम वैद्युतिक पैदा करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा। यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ये, और ये मैग्नेटिक दूसरा फील्ड है, इसमें मैग्नेट नहीं है, इसमें मैग्नेट है, और मैग्नेट होने के दौरान इन्हें बीच में संपर्क नहीं लाया जाता। ये मैग्नेट क्या करती है, इसे भी संपर्क में लाती है, तो क्या होता है, प्रेरण द्वारा होता है। यह किसमें होता है, ट्रांसफॉर्मर में। यानी कि किसमें, ट्रांसफॉर्मर में। ट्रांसफॉर्मर किस आधार पर काम करता है, यानी कि प्रेरण के द्वारा ही ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, वैद्युत पैदा होता है। बाद में आवेश के मात्रक वगैरह पढ़ेंगे, तो आवेश के मात्रक वगैरह पढ़ते हैं। आवेश के मात्रक, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक कौन बता सकता है भाई, याद कर लो, ऐसे कमेंट वगैरह लिख देना। आवेश का ऐसा ही मात्रक, आवेश का सीजीएस मात्रक, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक को क्या होता है कि ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है, ठीक है। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, दोबारा इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, ठीक है। कौन सा मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, ठीक है। कौन सा ऐसा ही मात्रक है, कूलाम, ठीक है। अब देखते हैं एक कूलाम बराबर, ठीक है, एक कूलाम बराबर कितने ईएसयू होते हैं, 3 इंटू 10⁹ ईएसयू क्या होते हैं, 3.10⁹ ईएसयू, यानी कि 1 कूलाम बराबर होते हैं। एक ईएसयू बराबर 3.33 इंटू 10⁻, हमारे क्या होती है, -10 है, वो क्या, कूलाम, ठीक है। हमारे आवेश के मात्रक हम पढ़ रहे हैं। आवेश के मात्रक क्या है, जैसे ऐसा ही मात्रक आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है, ईएसयू। तो A1 कूलाम बराबर 3 इंटू 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि ईएसयू की फुल फॉर्म जैसे देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसकी ईएसयू की फुल फॉर्म है। बाद में हमारा क्या है कि 1 ईएसयू बराबर कितने कूलाम होते हैं, 3.33 10⁻10 ठीक है, 10⁻10 कूलाम होते हैं, ठीक है।
ये हमारे आवेश के मात्रक हुए। एक और बात रह गई इनमें, क्या रह गई कि इसका एक और मात्रक होता है, वो मोस्ट होता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है, वो कोई कमेंट में जरूर लिखना कि इसका एक और मात्रक कौन सा होता है और कितने होता है। जैसे इसका एक और मात्रक क्या होता है, फेराडे। फेराडे 1 फेराडे बराबर कितने होते हैं, 96। ठीक है, ऐसे याद कर लो, 96,500 यार। ठीक है, ओके। ये हमारे आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है। ठीक है, ऐसा ही मात्रक हमारा कूलाम होता है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। बाद में हमने पढ़ा सीजीएस मात्रक क्या होता है। सीजीएस मात्रक ESU होता है। 1 ESU बराबर कितने कूलाम होते हैं, 3.33 × 10⁻⁻10 कूलाम होते हैं। बाद में हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जानी कि आवेश का एक और मात्रक कौन सा होता है, फेराडे। आवेश का मात्रक एक और कौन सा होता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये फेराडे होते हैं। फेराडे बराबर 96,500, यानी कि 96,500। ठीक है, 96,500 यानी कि 96,500 याद रखना ताकि याद हो जाए। बाद में हम देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से रूटीन कर लेते हैं दोबारा रीड करते हैं। तो हमने देखा आवेश क्या होता है कि यानी कि हमारे पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली वस्तुएं काल्पनिक रूप से एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो क्या होता है, आवेश होता है। आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आवेश की खोज किसने की, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 2500 वर्ष पहले। आवेश के बारे में किसने जानकारी दी थी कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा दी गई थी। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि यह धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार के होते हैं। बाद में हमने पढ़ा वैद्युत के बारे में। वैद्युत क्या होती है, यानी कि स्थिर वैद्युतिक और चल वैद्युतिक। ठीक है, स्थिर वैद्युतिक क्या होती है, यह एक जगह ही रहती है। और बाद में आपने गति जो चल वैद्युतिक के बारे में पढ़ा है। यह चल वैद्युतिक क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये हो गया, हाँ, आवेश कैसे हम पैदा कर सकते हैं, यानी कि आवेश कैसे पैदा करने के मूल 3 प्रभाव। जैसे घर्षण के द्वारा हमने पढ़ा कि कांच की छड़ को हम रेशम पे रगड़ेंगे तो कांच की छड़ क्या होगी, धनात्मक, और रेशम का कपड़ा क्या होगा, ऋणात्मक। बाद में हमने बिल्ली की खाल ली, बिल्ली की खाल क्या होगी, धनात्मक। और बाद में हमने क्या लिया, एबोनाइट को हमने बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो बिल्ली की खाल क्या हुई, धनात्मक, और हमारे एबोनाइट क्या हुए, ऋणात्मक। बाद में हमने सूती वस्त्र वगैरह लिए तो ऊनी वस्त्र वगैरह, जैसे ऊनी वस्त्र वगैरह को हमने किस पे, प्लास्टिक या एबोनाइट पे रगड़ा तो हमें प्राप्त हुआ कि जो ऊनी वस्त्र है हमारे क्या हुए, धनात्मक, और जो हमारे एबोनाइट वगैरह या प्लास्टिक वगैरह हमारे क्या हुए, ऋणात्मक। ठीक है, बाद में हमने पढ़ा कि जो चालन विधि द्वारा विद्युत, यानी कि चालन विधि द्वारा जैसे हमने पढ़ा था कि जनरेटर वगैरह में धात्विक पाई जाती है, यानी कि 2 धात्विक क्षणों को आपस में संपर्क में लाने से क्या होता है कि संपर्क में लाने पर क्या होता है कि वैद्युत पैदा होता है। तो वैद्युत पैदा होता है चालन विधि द्वारा है। बाद में हमने प्रेरण विधि द्वारा पढ़ा, तो प्रेरण विधि द्वारा ट्रांसफॉर्मर किया जाता है, यानी कि 2 धात्विक क्षणों को आपस में बिना संपर्क में लाए द्वारा प्रेरण द्वारा, यानी कि चुंबकीय प्रेरण द्वारा हम वैद्युत पैदा करते हैं, तो वो प्रेरण द्वारा होती है। बाद में हमने आवेश के मात्रक पढ़े। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो 1 कूलाम बराबर कितने होते हैं, 3 × 10⁹ ESU।
ठीक है, 3 × 10⁻⁹ ESU की फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। बाद में हमने पढ़ा इनका CGS मात्रक कौन सा होता है, CGS मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो 1 ESU बराबर कितने कूलम होते हैं, 3.33 × 10⁻⁻10 कूलम। ठीक है, बाद में हमने पढ़ा एक महत्वपूर्ण जो इसका एक और मात्रक होता है, वो क्या होता है, फेराडे। ठीक है, फेराडे होता है। इसकी कितने होते हैं, 96,500 यानी कि 96,500। ठीक है, 96,500 यानी कि 96,500। ठीक है, बाद में हम कल के बारे में देखेंगे। जैसे कल किसी के कमेंट आए थे कि आपने सिलेबस जो 2021 में अब आने वाली संभावना है, यानी कि मैंने बोला था कि आएगी या तो इस माह आ जाए या अगले माह आ जाए। इसमें भी कईयों के कमेंट आए थे कि आप वो कोई भी, जैसे उन्होंने कहा था, मगर मैं वो तो नहीं हूँ भाई। देखो वो तो मैं क्यों हूँ ही नहीं, तो भर्ती तो आएगी, ये तो है, आपको भी पता है कि भर्ती आएगी। ठीक है, आपको भी पता है कि भर्ती आएगी हमारी, कितने पदों पर आएगी वो बात जानते हैं कि पदों पर। एक और भाई का कमेंट आया था, उन्होंने बोला कि 2200 समथिंग पदों पे आएगी। भाई उतने तो पद नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हमारे जो पीछे 2020 वगैरह में उन्होंने क्या किया कि कहा कि 9000 पदों पे हम भर्ती देंगे। ठीक है, वैद्युतिक विभाग में हम 9000 पदों पे भर्ती देंगे, जिनमें हमारे जो भी काट बांट के किए थे, ये बोला कि 6000 पदों पे हम टेक्निकल हेल्पर को दे देंगे। ठीक है, बाद में हमारे क्या हुआ कि टेक्निकल हेल्पर को मंदी पड़ गई, और मंदी पड़ने के दौरान हमारे क्या हुआ कि टेक्निकल हेल्पर की कोई भर्ती आई नहीं। बाद में उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि पद घटाना शुरू किए, और पद घटाना शुरू किए तो हमारे जो युवा नेता वगैरह, छात्र वगैरह, उन्होंने क्या किए, जयपुर में जाके आंदोलन किया। तो आंदोलन करने के दौरान उन्हें आश्वासन दिया गया, आश्वासन क्या, उन्हें कहा गया कि हम भर्ती जरूर निकाल देंगे। तो भर्ती नहीं निकालने के दौरान हमारे उपेंद्र जी यादव ने कहा कि आप कुछ ना कुछ पदों पे तो निकालो। उन्होंने क्या किया कि उन्हें आश्वासन दे दिया कि हाँ हम भर्ती निकाल देंगे भाई, आपकी जो टेक्निकल हेल्पर हैं हम भर्ती निकाल देंगे। तो उन्होंने क्या किया गया कि वो 1500 पदों पे विभाग वालों ने कहा कि हम भर्ती निकाल रहे हैं। पहले आया था कि 1500 पदों पे हम भर्ती निकालेंगे, उसके बाद भी हमारे लोगों ने क्या किया, आंदोलन किया। आंदोलन करने के दौरान एक बार आया था कि हम 2000 पदों पे निकालेंगे। तो 2000 पदों पे समथिंग इतने ही पदों पे आएगी भाई, या तो 1500 में या 2000 पदों में, इतने ही पद होंगे। और इनका हम कल वाला जो रह गया था, जैसे किसी ने ये सिलेबस भी सेंड किया था, सिलेबस में हमारे जो थ्योरी के 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन हमारे 2 नंबर का होता है। ये थ्योरी तो हमारी नॉर्मली है, यानी कि हम इसे रेगुलरली पढ़ते हैं, यानी कि 200 नंबर की हुई। ठीक है, बाद में बात रही तो वो क्या रही कि इनके जो सेकंड पार्ट है बी में, ठीक है, JE और JA, ठीक है, यानी कि जूनियर इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, इनकी भर्ती के लिए उन्होंने जो पार्ट बी है, बी के अंदर 60% क्या किया, जीके डाल दिया। ठीक है, वो भी राजस्थान जीके। इसी दौरान हमारी भर्ती में चेंजिंग किया गया कि 60% हम इनकी देंगे। तो 60% आपका माना कि 30 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन ही है हमारे लमसम। तो बाद में आपने डाला कि मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। ये तो जायज़ बात नहीं है भाई, ये 20 क्वेश्चन पूरे मैथ के, और कुछ सब्जेक्ट ही नहीं।
पूरे मैथ के नहीं आएंगे। 2014 के पेपर ले लेना, उनमें पूरे मैथ के नहीं आए थे, कुछ ना कुछ तो आया था अदर, जैसे साइंस है, कंप्यूटर वगैरह है। कंप्यूटर आजकल बहुत आने लगा है भाई, कंप्यूटर को क्यों नॉर्मल ले रहे हो? कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, यह कंप्यूटर आएगा, इस बार भी आएगा, ये तो है, यानी कि आएगा, संभावना व्यक्त नहीं, ये तो आएगा भाई। एक क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कंप्यूटर का नाम होगा कि कंप्यूटर आ गया, ये तो है। आप मानते हो कि एक क्वेश्चन आने पे कंप्यूटर का नाम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? हाँ, तो वो कंप्यूटर आएगा। एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है, यानी कि एक क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है। जैसे कोई भी एग्जाम ले लो, उनमें एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है। जैसे कंप्यूटर का जिक्र भी नहीं किया गया है उनके सिलेबस में, तो भी कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये तो हमारा सिलेबस हो गया। और ये 60% हमारे 30 क्वेश्चन क्या होंगे, जीकेंगे होंगे। और इनमें 20 क्वेश्चन नहीं आएंगे पूरे, कोई 10 क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, यानी कि 10 क्वेश्चन की तो मानते हैं कि 10 क्वेश्चन लमसम आ सकते हैं, क्योंकि पिछले बार 25 क्वेश्चन आए थे, तो 10 क्वेश्चन तो ज़रूर आ सकते हैं। और बाकी आएंगे हमारे करंट वगैरह या जो भी है। अभी तक पूर्णतः तो इन्होंने भी नहीं कहा कि हम टेक्निकल हेल्पर का ये सिलेबस दे रहे हैं, और ये अभी तक का नहीं। जब नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें कन्फर्म पता चलेगा कि ये जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।